गुरमीत चड्ढा साहब, जो कि सीआईओ और मैनेजिंग पार्टनर है कंप्लीट सर्कल वेल्थ के। 20 साल से ज्यादा का लंबा गहरा अनुभव आपका बाजारों का है। सिटी बैंक जैसे दिग्गज इंस्टीट्यूशंस में आप हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट के तौर पर काम कर चुके हैं। रिलायंस म्यूचुअल फंड में लंबा समय आपने बिताया है और साथ ही आईएम इंदौर से आपने एमबीए मार्केटिंग और फाइनेंस में किया है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। और सबसे पहले तो आपको, आपकी पूरी टीम और आपके सारे निवेशकों को नए साल की हम बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। अगला साल बहुत ही बेहतरीन, इससे कहीं बेहतर हो, ये हमारी शुभकामनाएं सर। बहुत 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 धन्यवाद अनिल जी। आपको भी और सारे निवेशकों को। मुझे लगता है 2023 और बेहतर होने वाला है। 2022 भी अच्छा रहा है, अगर आप मार्केट में हर चीज रिलेटिव होती है। और मुझे लगता है कि इंडिया का आउट परफॉर्मेंस जो है वो कंटिन्यू रहेगा 2023 में भी, ऐसी आशा करता हूँ। बधाई बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, अच्छा अच्छा ही बोलते हैं हमने, है ना? कभी खराब तो बोलते हैं नहीं। तो अच्छा, सच्ची में बताओ ना, 2023 अच्छा रहेगा ना सर? नहीं नहीं, बिल्कुल लगता है अच्छा रहेगा। अनिल जी, और दो तीन कारण है। आप देखिए, जी। जो डोमेस्टिक फ्लोज है, हम कभी इस पे बहुत कम चर्चा करते हैं। 2.6 लाख करोड़ का डोमेस्टिक फ्लो रहा है इस साल। आप देखिए, मुझे लगता है ये फ्लो और बढ़ेगा। आप ग्लोबल फंड्स को भी देखें, अगर जो सोवरेन वेल्थ फंड है, जो लंबे निवेशक हैं, जिसे आप उसे एफडीआई बोल सकते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बोल सकते हैं। सो सोवरेन वेल्थ फंड्स का एक्सपोजर इंडिया में इक्विटीज में करीबन सिर्फ 1% है। एंडोमेंट फंड्स का आधा % है। पेंशन फंड्स का बहुत कम है। तो मुझे लगता है कि ये जो दूसरी वाली साइड है, एफआईज वाली, ये भी मुझे लगता है जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नॉर्मलाइज होंगे, ये साइकिल भी टर्न होनी चाहिए। शायद सेकंड हाफ में हो, बट होगी जरूर। जी 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 सर। सर, आपकी आवाज आ रही है मुझे सर, शायद गुरमीत सर सुन पा रहे हैं आप? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ जी जी सर। जी सर। तो तो बढ़िया है कि बाजार के लिए 2023 थोड़ा बेहतर होगा। क्या वजह से आपको लगता है कि एक तो फ्लोज अपनी जगह है, जो आप कह रहे हैं कि 2.5 लाख करोड़ आया है मार्केट में, वो काफी अच्छा है, लेकिन उसके अलावा इकोनॉमी को लेकर, बाजार को लेकर और क्या फैक्टर्स हैं जो कॉन्फिडेंस देते हैं? तो अनिल जी, दो चीजें देखिए। अगर आप पिछला दशक देखिए, हम लोग थोड़ा लंबे इन्वेस्टर्स हैं। इंडिया ने सबसे ज्यादा 10 बैगर स्टॉक्स प्रोड्यूस किए हैं। अगर आप बीएससी 500 लें, तो हमारे 20% स्टॉक्स जो हैं 10 बैगर्स हुए हैं। अगर आप S&P 500 लेंगे तो ये 7% है। चाइना लेंगे तो सिर्फ 3% है। नैस्डैक कंपोजिट लेंगे तो भी सिर्फ 10% है। काफी सारे स्टॉक्स हैं, मिंडा है, सारेगामा है, दीपक नाइट्राइट है। मैं काफी सारे नाम ले सकता हूँ। करीबन 20% स्टॉक्स जो है वो 10 बैगर हुए हैं। बहुत सारे लार्ज कैप भी हैं। मुझे लगता है ये जो ईपीएस ग्रोथ है, जो इंडिया के कुछ अच्छे पॉकेट्स में वो बरकरार रहेगी। तो थोड़ा सा स्टॉक सिलेक्शन वाला साल है 2023 का। इंडिया की नॉमिनल ग्रोथ 12-13% रहनी चाहिए 2023 में भी। कुछ एक सेक्टर्स में मुझे लगता है कि जो हमारी अर्निंग ग्रोथ है वो शायद 18-20% आ सकती है। और तभी इंडिया को एक प्रीमियम मिलता है वीज वीज बाकी एमएससीआई इमर्जिंग इंडेक्स से। तो अर्निंग ग्रोथ अच्छा रहेगा, देश की अर्थव्यवस्था अच्छी रहेगी, तो मार्केट उसी को रिफ्लेक्ट करेगा लंबे समय में। और इंडिया ने जो ओवरऑल मैनेज किया है इकोनॉमी को और इन्फ्लेशन को, इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है। उसकी वजह से भी ये मुझे लगता है जो आउट परफॉर्मेंस है इंडिया का जो है कंटिन्यू रहेगा। तो ये है आपके लिए इंडिया स्टोरी स्ट्रॉन्ग। तो सर, 2023 में ये सब अमेरिका, यूरोप, चाइना, ये सब ठीक हो जाएंगे ना? इस बार 2022 में बहुत टेंशन दी है इन्होंने। मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी अनिल जी। देखिए, ओके। जब भी आप 6 रेट हाइक करेंगे और हाँ। कितनी कितनी पेस पे करेंगे, साथ में आप $200 बिलियन का लिक्विडिटी भी विड्रॉ करेंगे, उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। मैंने बहुत लोगों से चर्चा करी, यूएस में सीआईओ से वगैरह बात करी। बहुत सारे हमारे कॉलीग्स हैं मल्टीनेशनल बैंक्स में जो काम करते हैं। तो मुझे लगता है अभी स्लो डाउन थोड़ा और आपको प्रोनाउंस दिखेगा पहले क्वार्टर में। तो मे बी शायद सेकंड क्वार्टर में ठीक होना चाहिए। बट थोड़ा इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा। और कोई भी इकोनॉमिक मॉडल इस तरीके की टाइटनिंग को प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। ये पिछले 40 साल में ऐसी हाइक नहीं हुई। आप देखिए, 4 बार 75 पैसा रेट हाइक किया है और बैक टू बैक किया है, और 6 रेट हाइक्स कर चुका है। एक रेट हाइक अगले शायद आज होगा। हम डिबेट कर रहे हैं 50 होगा या जो भी होगा। तो जब भी इस तरीके से टाइटनिंग होगी, तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आएगा। और थोड़ा सा एक नेगेटिव वेल्थ इफेक्ट है। मार्केट्स डाउन है, क्रिप्टो में काफी करीबन लगभग $2 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है। तो मुझे लगता है थोड़ा समय लगेगा यूरोप और यूएस को बेहतर होने में। चाइना रीओपनिंग से शायद वहां पे थोड़ा सा हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है। वो मार्केट भी 9-10 के पी पे ही है। हमने देखा भी, हैंसैंग 10-12-14% अप है पिछले एक महीने में। तो चाइना में शायद आपको थोड़ा सा रीओपनिंग का जो है देखने को मिल सकता है। यूएस और यूरोप मुझे लगता है अभी थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा पहले पहले हाफ में। ओके।
अच्छा सर, ये बताएं कि फिर कहाँ बुलिश रहना है, पैसा कहाँ लगाना है, और स्पेशली अगर आपने अपने माफ कीजिएगा, अपने पोर्टफोलियो में हाल ही में कुछ अगर बदलाव किए तो सर जरा बताएं उनके बारे में। बिल्कुल अनिल जी, एक तो बैंक्स में हम वेटेज बढ़ा रहे हैं। आप अगर आप देखिए, जो एफआईआईज ने पिछले महीने बाइंग भी करी नवंबर में $4.5 बिलियन की, 40% फाइनेंशियल्स में करी। तो मुझे लगता है कि जो रेट साइकिल हाइक है, जो फर्स्ट फेज में बैंक्स को इम्पैक्ट आएगा। दूसरा, अगर आप कुछ अच्छे बैंक्स देखें, जैसे एसबीआई की हम बात करें या आईसीआईसीआई की बात करें, 75-80% लोन फ्लोटिंग रेट होते हैं, जिसमें रीसेट जो होता है, जैसे एमसीएलआर वाले जो लोन होते हैं उसमें 6 मंथ्स का रीसेट होता है। जो ईबीएलआर और ट्रेजरी बिल वाले लोन होते हैं उसमें 3 महीने का रीसेट होता है। तो सेकेंड हाफ में आपको रीप्राइसिंग ज्यादा देखने को मिलेगी लोन की। और जिन बैंक्स की लाइबिलिटी अच्छी है, कासा साइड अच्छा है, डिपॉजिट रेशियो अच्छा है, वो आउट परफॉर्म करेंगे। तो अभी आपको डिपॉजिट पे ग्रोथ पे भी ध्यान देना है। अगर एसबीआई की चर्चा करें तो 3.5 लाख करोड़ की ट्रेजरी उनकी मैच्योर हो रही है। तो आप देखिए, डिपॉजिट ग्रोथ सिर्फ 10% है और एडवांस ग्रोथ 18% है। तो डिपॉजिट ग्रोथ जिसका अच्छा होगा, जिसका लाइबिलिटी साइड अच्छा होगा, वो आउट परफॉर्म करेगा। और थोड़ा सा केयरफुल रहना है। कई बार हम कैरिड अवे हो जाते हैं कि सारे बैंक्स अच्छा कर रहे हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि गलतियां जो होती हैं वो अच्छे टाइम में होती है, जब आप ज्यादा लेंडिंग कर रहे होते हैं तभी गलतियां होती हैं। ये हमने देखा है पीछे येस बैंक में और बहुत सारी एनबीएफसीज में। तो थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, जिन बैंक की क्रेडिट अंडरराइटिंग अच्छी है वहीं पर रहे। हमने मैन्युफैक्चरिंग में एक्सपोजर बढ़ाया है, डिफेंस रिलेटेड एक्सपोजर पोर्टफोलियो में बढ़ाया है। कुछ 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 कंपनीज हैं जिसमें आप, डिफेंस के भी बहुत बड़ा सेक्टर है, तो जहां पे कंज्यूमेबल ऑर्डर्स ज्यादा हैं, जैसे हैंड ग्रेनेड्स है, रॉकेट्स है, और जहां पे इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है, जैसे हमारी एक कंपनी है पोर्टफोलियो में, सोलार इंडस्ट्रीज। उनका वो एक ही फैसिलिटी के अंदर उनका रॉकेट और मिसाइल का इंटीग्रेशन है, जिसे हम प्रोपल्जन और इंटीग्रेशन सिस्टम्स बोलते हैं। उनका कमर्शियल एक्सप्लोसिव बिजनेस अच्छा कर रहा है, ड्रोन्स को कमर्शियलाइज कर रहे हैं, बहुत अच्छी डिफेंस ऑर्डर बुक है। उन्होंने एक बहुत अच्छी फैसिलिटी बनाई है जिसे हम लाइफ साइकिल असेसमेंट बोलते हैं, उससे उनका रिटर्न रेशियो इंप्रूव होगा। सिमिलरली हम थोड़ा सा कॉन्ट्रेरियन भी हो रहे हैं, जहां पे करेक्शन का भी बाजार जरूर ऑल टाइम हाई पे है, बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी 25-30-40% नीचे हैं। तो कुछ एक पॉकेट्स में हम आईटी और फार्मा देख रहे हैं जहां पे करेक्शन जो है अभी भी काफी स्टीप है। ओके, तो ये है आपके लिए निवेश करने के बेहतरीन मौके और पोर्टफोलियो के कुछ बदलाव जो गुरमीत सर ने अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी में किए हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए और हमारे दर्शकों को पूरा गाइडेंस अगले साल के लिए देने के लिए। फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।